जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में जीके का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर है, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है वह जीके में जो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास की थ्योरी को जो हम अच्छे से समझ रहे हैं। और इस थ्योरी के अंतर्गत हम जो है अभी मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, और मौर्य वंश में हमने जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, उसके बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। अशोक के बारे में भी लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ बात किया था, उसके शिलालेखों के बारे में। और उसमें जो है वह चतुर्दश शिलालेख जो है, यानी 14 शिलालेख जो अति महत्वपूर्ण है और उससे प्रश्न भी आते हैं, जिसमें हमने 4 शिलालेख पढ़ लिया था। तो आज के क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जो है प्रत्येक क्लास के तरह आज के क्लास में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो है ये मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मार करके जो है नंद वंश को समाप्त कर देता है, और उसके जगह पर एक नया वंश का स्थापना करता है जिसका कहलाता है आपको मौर्य वंश। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की गद्दी पर कब से कब तक बैठता है? आपको 322 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का जो है वह समय जो है वह मगध की गद्दी पर कौन बैठेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद मौर्य वंश का जो दूसरा शासक होगा वो आपका बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र होता है। क्लियर है? कौन होगा अगला? तो बिंदुसार होगा। और बिंदुसार जो है मगध गद्दी पर कब तक रहता है, शासन करता है? यानी 298 ईसा पूर्व से लेकर, 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक का जो है वो आपको बिंदुसार होता है। और बिंदुसार का पुत्र, ठीक है, जिसका नाम होता है अशोक। और तीसरा शासक जो मौर्य वंश का होगा वह अशोक होगा। और अशोक जो है वह कब से कब तक शासन करेगा? तो 269 ईसा पूर्व से लेकर, क्लियर है, 269 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 232 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वो मगध गद्दी पर राजा कौन होगा? अशोक होगा। तो अशोक के बारे में ही हम पढ़ रहे थे, तो चलिए हम अशोक के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने देखा था कि अशोक का जन्म जो है वह कब होता है? तो अशोक का जन्म जो है वह 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में होता है। और यह इसमें बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि यह अपने भाइयों की 99 भाइयों की हत्या कर एक कुएं में डाल देता है राजा बनने के लिए, और अपना ये राज्याभिषेक जो है वह 269 ईसा पूर्व अपना राज्याभिषेक करता है। क्लियर है? 269 ईसा पूर्व जो है क्या करेगा? राज्याभिषेक करेगा, यानी कि राजा बनेगा। और राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व जो है वह कलिंग की राजधानी, कहाँ आक्रमण करेगा? कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करेगा। और उस समय कलिंग का राजा कौन होगा? नंदराज। और ये कलिंग पर जो आक्रमण करता है वह कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को पूरी तरह से जो है मगध में मिला लेगा। और इस बात की जानकारी जो है, यानी कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। और हाथी गुफा अभिलेख को किसने बनवाया था? तो ये आपको राजा खारवेल बनवाते हैं। क्लियर है? राजा खारवेल बनवाते हैं। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में जो है लिखा गया है कि कलिंग में हुए भीषण नरसंहार, यानी जो आक्रमण करता है उस आक्रमण में भीषण नरसंहार होता है, और उस भीषण नरसंहार में जो है वह स्त्रियों को मार देता है, बच्चों को मार देता है। और जिसे देख करके जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हमेशा के लिए युद्ध को अशोक क्या करेगा? त्याग देगा। और युद्ध त्याग करने का, यानी युद्ध त्याग करना कहलाता है आपका भैरी घोष। और उसके जगह पर आपको क्या, मतलब अब जो है क्या मानने लगेगा? अब अपना लेगा, धर्म घोष को अपना लेता है। और साथ ही साथ जो है वो अपने भतीजे निग्रोध से जो है प्रेरणा लेकर के बौद्ध धर्म को जो है वह अपना लेता है। और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है किससे प्राप्त होती है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वह उपगुप्त के द्वारा प्राप्त होती है। क्योंकि अशोक का जो बौद्ध धर्म था वो उसका व्यक्तिगत धर्म होता है, इसे कभी भी राजकीय धर्म घोषित नहीं करता है। अशोक जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण देता है, ये सही बात है। उसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को जो है वह कहाँ भेज देगा? क्लियर है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है वह आपको श्रीलंका भेजता है। और श्रीलंका के जो राजा होंगे वह सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके जो है वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। क्लियर है? और इसी आपको कलिंग आक्रमण के बाद ही अशोक के द्वारा जब बौद्ध धर्म के, जो बौद्ध धर्म जब अपना लेगा, तो इसी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो है वो अन्य कई अधिकारियों को जो है अलग अलग देशों में भेजा जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि अशोक के जो शासन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य होता है जो आपका तीसरा बौद्ध संगीति। ठीक है? कौन सा बौद्ध संगीति? तो तीसरा जो है आपको बौद्ध संगीति होता है। ठीक है? ये तीसरा बौद्ध संगीति कब होगा? तो ये तीसरा बौद्ध संगीति जो है आपको 255 ईसा पूर्व होता है। ठीक है? पाटलिपुत्रा में आपको
पाटलिपुत्रा में। क्लियर है, पाटलिपुत्रा में होता है। साथ ही साथ जो है वो आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है वह गया के जो है बराबर पहाड़ी पर 4 गुफा को जो है वह दान में देता है, और वह 4 गुफा का नाम होता है सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। क्लियर है। इसके बाद जो हमने देखा था कि अशोक के जो है वो टोटल पत्नियां कितनी होगी, तो इसकी पत्नियां जो है टोटल 5 पत्नियां होती है, जिसमें सबसे ज्यादा अशोक अशोक के ऊपर जो प्रभाव होता है इनकी पत्नी कारुबाकी का होता है, और कारुबाकी के कहने पे ही जो हमेशा के लिए युद्ध को त्याग देता है। क्लियर है। इसके बाद हमने और देखा था अशोक के बारे में कि अशोक जो है वह श्रीनगर, कश्मीर में श्रीनगर एक शहर बसाता है जो कि झेलम नदी के तट पर होता है। किस शहर को बसाता है? श्रीनगर को। और इसकी जानकारी हमें कलहन के पुस्तक जो है राज तरंगिणी से मिलती है, राज तरंगिणी से मिलती है। ठीक है, कलहन की पुस्तक किससे मिलती है? आपको राज तरंगिणी से इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आपको इसके अलावे जो आपको नेपाल में जो है एक ललित पत्तनम नामक जो है वह शहर बसाता है, ललित पत्तनम, जिसे जो है वह देवपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमने अशोक के बारे में जो है वह कई अभिलेख के बारे में हमने भी लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि इसके जो भी अभिलेख हैं उसकी भाषा जो है वह क्या थी, तो इसकी भाषा जो है वह प्राकृतिक भाषा थी, यानी और इसकी लिपियाँ जो है वह 4 लिपि अलग अलग लिपि में लिखी गई थी, और जिसमें 4 लिपियाँ में हमने देखा था कि ब्राह्मी लिपि, खरुष्टी लिपि, अरमाइक लिपि में और ग्रीक लिपि में लिखा हुआ था। अशोक के जो भी शिलालेख है उसके सबसे पहले जो खोजा गया था कब, तो 1750 ईस्वी में खोजा गया था आपको टी पैंथलर के द्वारा। ठीक है, 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा, जबकि 1837 ईस्वी में जो है इसे सबसे पहले जो है पढ़ने और समझने में सफलता प्राप्त हुई थी। क्लियर है। इसके बाद जो है अशोक के जो भी मतलब अभिलेख होंगे उन अभिलेखों में इनका नाम जो है वह अशोक नहीं रहता, जबकि नाम क्या रहेगा? प्रियदर्शी। ठीक है, नाम क्या होगा? प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी। क्लियर है, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी जो है इनके अभिलेखों में नाम होता है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि यह देवनाम प्रियदर्शी आखिर है कौन। क्लियर है। फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से गुजरा अभिलेख में, ठीक है, गुजरा अभिलेख में, और साथ ही साथ जो है आपको कर्नाटक के मास्की अभिलेख, नेदर अभिलेख और उदगेलना अभिलेखों में जो है अशोक का जो स्पष्ट नाम जो है वह आपको अशोक रहेगा। क्लियर है। इसके बाद जो हमने ये भी देखा था कि आपको भाबरू अभिलेख में जो है इनका नाम जो है वह क्या रहेगा? मगध सम्राट। और यह मगध मगध सम्राट जो है यह किस अभिलेख में था? आपको भाबरू अभिलेख, और यह भाबरू अभिलेख जो आपको जयपुर में यानी कि राजस्थान में। क्लियर। और इन्होंने जो है वह 84 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसके अलावे जो है इनके जो भी शिलालेख थे वो 3 भागों में बटा हुआ था, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ये सभी हमने लास्ट क्लास में हम मतलब लास्ट 2 क्लास में हमने ये सभी का बारे में पढ़ लिया था। तो उसका एक टोटल जो है वो ओवरव्यू हमने स्टार्टिंग में समझ लिया, ताकि आप लोग को भी जो थोड़ा सा पढ़ने में आगे मतलब इंटरेस्ट आ जाए। क्लियर है। और अगर आप जो है थोड़ा डिटेल्स इससे जानना चाहते हैं तो आप हमारे लास्ट क्लास में देख सकते हैं। हमने जो है बहुत अच्छे से समझाया इन चीज़ों को, और यही से जो है आपको प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो इसके बाद जो है वह अशोक के जो चतुर्दश शिलालेख है, कौन से शिलालेख? चतुर्दश शिलालेख। और चतुर्दश शिलालेख में, ठीक है, चतुर्दश शिलालेख, जिसमें चतुर्दश शिलालेख में हमने जो है वो 4 शिलालेख के बारे में हमने पढ़ लिया था। और उन 4 शिलालेख में हमने पहला शिलालेख में देखा था कि इसमें जो है वो अहिंसा पर जो है वह बल दिया गया था। किस पे? अहिंसा पर। और अहिंसा कहने का अर्थ क्या होता है कि आप जो है मारपीट नहीं कीजिए, झगड़ा नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। और साथ ही साथ जो है वो पशु बलि पर क्या कर दिया गया था? पशु बलि पर जो है आपको रोक लगा दी गई थी। और इसमें कहा गया था कि आपको सभी मनुष्य क्या है? सभी मनुष्य जो है वो हमारे बच्चे के समान। ठीक है, सभी मनुष्य जो है वो हमारे बच्चे के समान है। और इसी में जो है अशोक ने कलिंग अभिलेख में भी इसकी चर्चा की है कि संसार के सभी मानव हमारी संतान यानी पुत्र है, और मैं एक माँ की भांति जो है संसारिक और परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ, यानी अपने जनता के लिए। क्लियर है। संसारिक और परलौकिक जीवन का कामना करेगा अशोक। और अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को योगा धाम यानी कि दाई माँ को जो है वह दे करके निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार जो है वह अशोक भी यानी जनता को जो है एक राजुक नामक अधिकारी, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था, इसका राजुक अधिकारी को जो है वह सौंप देता है। क्लियर है। और इसी मतलब कि जनता के जो है देख रेख करने के लिए जो है राजुक अधिकारी जो है वह आपको नियुक्ति किया जाता है। इसके बाद हमने दूसरे अभिलेख में भी जो इसका चर्चा किया था कि दूसरा अभिलेख में जो है किसकी चर्चा है, तो दूसरे अभिलेख में जो है पशु चिकित्सा की चर्चा है, यानी पशुओं पर जो पशु बलि पर हत्या लगा दिया गया, तो पशुओं के देख रेख के लिए जो है पशु चिकित्सा की भी चर्चा करना है। लोगों
तक जो है वो अपने उपदेश को या अपने संदेश को जो है पहुंचाने के लिए अशोक क्या करता है, शिलालेख हो या शिलालेख को ही अभिलेख करता है या स्तंभ लेख या गुहा लेख का इस्तेमाल करता है, ताकि अपना जो भी बात है वह नियम कानून जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो उसका जो है इस्तेमाल कैसे करता है, तो शिलालेख के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाता है। तो दूसरे शिलालेख में हम किसकी चर्चा की गई है, अशोक के दूसरे शिलालेख में तो पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। साथ ही इसमें जो आपको दक्षिण भारत के जो है वह कई उस समय जो आपको राज्य होंगे, जिसमें जो आपको चेर है, आपका पांड्य है। क्लियर है? चेर है, पांड्य है, और उसके बाद श्रीलंका, ठीक है, सत्यपुत्र और केरल पुत्र की चर्चा, और उस समय दक्षिण भारत का जो है आपको चोल वंश की चर्चा इसमें नहीं की गई। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम से फंसा सकता है क्वेश्चन में आपको। फिर हमने तीसरे शिलालेख में देखा था कि तीसरे शिलालेख में जो है अशोक के द्वारा 3 अधिकारी को जो है वह चर्चा मतलब नियुक्ति की जाती है, और वो 3 अधिकारी में वो कौन कौन होगा, तो आपको होगा राजुक होगा। क्लियर है? राजुक होगा, आपका युक्तक होगा और प्रदेशक होगा। ये राजुक जो है, ये अभी जो हमने यहाँ पर राजुक के बारे में चर्चा किया है कि जिस प्रकार अशोक ने कहा है कि सभी जनता जो है, ये सभी लोग हमारे राज्य के क्या है, वो हमारे बच्चे के समान है। और जिस प्रकार से जो है एक माँ अपने बच्चे को दाई माँ को सौंप करके, यानी दाई माँ को योगा धाम कहा गया है यहाँ पे, दाई माँ को सौंप करके निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार से हम अपने जनता को जो है राजुक नामक अधिकारी को सौंप करके हम निश्चिंत हो गए। और आपकी देखभाल के लिए जो है वह कौन अधिकारी होगा, तो राजुक नामक अधिकारी होगा। क्लियर है? साथ ही साथ ये 3 अधिकारी जो होंगे, ये 3 अधिकारी जो है वह अशोक के धर्म के प्रचार के लिए जो आपको नियुक्त किए जाते हैं। किसके प्रचार के लिए? तो धर्म के प्रचार के लिए। और साथ ही साथ जो है इन अधिकारियों को अशोक ने शिलालेख में यह भी आदेश जारी किया था कि हर 5वें वर्ष, ठीक है, ये तीनों अधिकारी जो है वो क्या करेगा कि हर 5वें वर्ष जो है वह राज्य का दौरा करेगा, और वह देखेगा कि और वह ये भी देखेगा कि धर्म से संबंधित जो भी नियम कानून जो बनाए गए हैं वह लोगों के मतलब लोग जो है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर लोग पालन कर नहीं कर रहे हैं तो आखिर उसका कारण क्या है, तो उन कारणों को जो है दूर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राजू की, युक्तक की और प्रदेशक की। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि चौथे शिलालेख में अशोक के द्वारा जो है आपका कलिंग युद्ध के बाद, यानी युद्ध को तो हमेशा के लिए त्याग देता है, और साथ ही साथ जो है भैरी घोष की जगह पर धम घोष की स्थापना कर लेता है। यानी कि भैरी घोष के स्थान पर क्या मतलब अपने आप को क्या अपना लेगा, तो धम घोष को अपना लेगा, और यह धम घोष को अपनाने के बाद जो है युद्ध को हमेशा के लिए त्याग देता है। तो इसकी चर्चा किस में की गई है, तो चौथे शिलालेख में किया गया। यहाँ तक हमने जो है लास्ट क्लास में कर लिया था। तो चलिए आज के क्लास में हम इससे आगे समझते हैं कि जो 14 अभिलेख हैं, 14 अभिलेख या शिलालेख उसको कह सकते हैं, जो 14 शिलालेख जो है अशोक के, और इन 14 शिलालेखों में जो है और क्या क्या बाकी 8 शिलालेख और है, इसके अलावे भी कई अभिलेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख है, वो भी हम आज के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम इससे आगे बढ़ाते हैं। तो उन 14 शिलालेखों में जो है वह 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है, ठीक है, आपका 5वां शिलालेख। तो 5वें शिलालेख में, ठीक है, 5वें शिलालेख यानी कि अशोक का जो 14 शिलालेख है, उस 14 शिलालेख का 5वें शिलालेख में जो है वह किसकी चर्चा है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट जो है इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपको धम महामात्र नामक जो है अधिकारी की चर्चा की गई है। किसकी? धम महामात्र। क्लियर है? धम महामात्र नामक जो है अधिकारी की चर्चा है। और जो यह धम महामात्र क्या करेगा कि यह धम महामात्र जो है वह धार्मिक जीवन की देख रेख करेगा। किसकी जीवन की? धार्मिक जीवन की। यानी कि लोगों का जो भी धार्मिक जीवन होगा, यहाँ पे अशोक जो है वह सभी को जो है वो क्या करता है कि चले धर्म के लिए नियम कानून की संहिता बनाती है, यानी कि खुद को लोग को जो है स्व नियंत्रण पर आपको कंट्रोल करना है। क्लियर है? तो धार्मिक जीवन के देख रेख के लिए जो है एक अधिकारी की जो है नियुक्त की होती है, यानी कि राजू युक्त प्रदेशक के अलावे। और यह अधिकारी का नाम क्या होता है? धम महामात्र। और धम महामात्र क्या करेगा कि धम महामात्र जो है वह धार्मिक जीवन के देख रेख करेगा। और साथ ही साथ इस 5वें अभिलेख ही में जो आपको उस समय के जो आपको समाज की चर्चा की गई है कि समाज जो है वह किस प्रकार से लोग रहते थे, समाज कैसा था,
कि उनका रहन-सहन कैसा था, उनका जीवन जो है किस प्रकार से व्यतीत होता था और इसके समाज के अलावे जो है क्लियर है? समाज के अलावे वहाँ पे आपको वन व्यवस्था की भी चर्चा आपको 5वें शिलालेख में आपको मिलेगी। क्लियर है? वन व्यवस्था। वन व्यवस्था कहने का अर्थ क्या है कि वन व्यवस्था कहने का अर्थ ये हो गया कि उस समय जो है वह जाति धर्म किस प्रकार से थी और जो है वो आपस में लोग समन्वय किस प्रकार से बना के रखते थे, उसकी चर्चा आपको 5वें शिलालेख में की गई। यानी 5वें शिलालेख में किस-किस से चर्चा है? तो 5वें शिलालेख में जो है धार्मिक जीवन के देख-रेख के लिए, क्लियर है? धार्मिक जीवन के देख-रेख के लिए जो है धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और साथ ही साथ इस 5वें शिलालेख में समाज की चर्चा की गई है, साथ ही साथ वन व्यवस्था की भी चर्चा आपको 5वें शिलालेख में देखने को मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, अब चलिए आइए अब 6वां शिलालेख कि अशोक का जो 6वां शिलालेख है, इस 6वें शिलालेख में किस बात की चर्चा है? तो 6वें शिलालेख में जो है अशोक ने अपने अधिकारियों को यह आदेश जारी किया था कि अगर कोई ऐसा काम जो है, जो कि जनता के भलाई के लिए है, यानी कि जन कल्याण के लिए है, तो उस जन कल्याण के काम के लिए जो हमारे अधिकारी हैं, वह हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। क्लियर है? इससे जो है वो किसी भी प्रोटोकॉल के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे ये चर्चा कहाँ पे की गई है? तो आपको 6वें शिलालेख में किया गया है और इसमें जो है वो आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा भी दिया गया कि कैसे जो है वो अपने आप को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसकी चर्चा किसमें की गई है? आपको 6वें शिलालेख में। यानी 6वें शिलालेख में अशोक ने कहा है, ठीक है? अशोक क्या कहेगा? अशोक अपने अधिकारी को यह आदेश देता है, ठीक है? अधिकारी को जो भी जितने प्रकार के अधिकारी होंगे, सभी अधिकारी को आदेश देता है कि अगर कोई ऐसा काम है जिससे क्या हो, जन कल्याण की बात हो, यानी कि जनता की भलाई की बात हो, तो वह क्या करता है, वह अधिकारी जो है वो अशोक से क्या करेगा, डायरेक्ट मिल सकता है। किसी प्रोटोकॉल की फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? और साथ ही साथ जो है इसमें 6वें शिलालेख में इसमें जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है वो भी दी गई है। कैसे जो है वो आत्म को मतलब स्वयं को जो है आपको नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर है? स्वयं को कैसे जो है वह नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? आपको 6वें शिलालेख। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे? जैसे प्रश्न पूछेगा कि धम्म महामात्र की चर्चा किस शिलालेख में है? ठीक है, ऑप्शन दे देगा 5वां शिलालेख, 4था शिलालेख, 6वां शिलालेख। तो धम्म महामात्र की चर्चा जो है 5वें शिलालेख में। क्लियर है? उसी प्रकार से जो है ये भी पूछ सकता है कि आपको अशोक के शासन काल में धार्मिक जीवन के देख रेख के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो धम्म महामात्र की। इसी प्रकार से 6वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि कोई भी जन कल्याण की अगर बात होगा तो हमारे अधिकारी जो हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, इसे जो है किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इसमें आत्मनियंत्रण की भी बात की गई, मतलब कैसे जो अपने आप को स्वनियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर है? इसी प्रकार से जो अगला हम आगे बढ़ेंगे तो 7वें शिलालेख यानी अशोक के जो 7वां शिलालेख होगा, इस 7वें शिलालेख में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें अशोक ने जो है वो कहा है कि जो भी एक अशोक तो खुद का बौद्ध धर्म मानता है और साथ ही साथ जो धार्मिक रूप से जो सहिष्णु होता है। सहिष्णु कहने का अर्थ हमने आपको बताया था कि यह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अशोक जो है वो धार्मिक रूप से सहिष्णु होता है। वह खुद को बौद्ध धर्म अपनाता जरूर है, लेकिन बौद्ध धर्म को कभी भी राजकीय धर्म के रूप में जो है वह घोषित नहीं करता है। क्लियर है? तो 7वें अभिलेख में यह भी अशोक ने कहा है कि विभिन्न धर्मों के आपसी जो है समन्वय की बात की गई है। यानी कि धर्म के आपसी समन्वय की बात, आपसी समन्वय, ठीक है, समन्वय। समन्वय कहने का अर्थ है कि जो सभी धर्म के लोग हैं वह आपस में जो है मिलजुल करके रहे। ऐसा नहीं है कि एक धर्म जो है वह दूसरे धर्म को नीचा दिखाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने धर्म को जो है बहुत ऊपर बताता है, ऐसा आपको नहीं करना है। यह आपको अशोक के 7वें शिलालेख में बात कही गई और इसी 7वें शिलालेख में कहा गया है कि सभी धर्म जो है वो आपस में क्या करेंगे, मिलजुल कर रखेंगे, यानी कि आपसी समन्वय जो है वो बना करके रखेंगे। और यह 7वां शिलालेख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये 7वां शिलालेख जो है अशोक के जितने भी शिलालेख है उसमें जो है आपको सबसे बड़ा शिलालेख जो है वह आपको 7वां शिलालेख है। बात समझ में आए? सबसे बड़ा शिलालेख पूछेगा अशोक का तो 7वां शिलालेख, और इसी में जो है आपको सबसे छोटा अगर अभिलेख पूछेगा, ठीक है, सबसे छोटा अभिलेख पूछेगा तो सबसे छोटा अभिलेख जो आपको रोमन देई अभिलेख है। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछे तो रोमन देई अभिलेख। सबसे छोटा कौन सा अभिलेख है? रोमन देई अभिलेख, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रोमन देई अभिलेख। बात समझ में आया?
तो अगर प्रश्न पूछता है कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है या अभिलेख कौन सा है, तो सातवां अभिलेख जो है क्या है, सबसे बड़ा। ये हमेशा आप याद रखिएगा, यह आपको प्रश्न बहुत पूछता है कि सबसे बड़ा शिलालेख या अभिलेख कौन सा है, तो सातवां शिलालेख। और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है या शिलालेख कौन सा है, तो रोमन देही अभिलेख जो है वह सबसे छोटा अभिलेख है। बात समझ में आया। और इसमें जो है आपको अशोक के बारे में, यानी कि आपसी धर्म, सभी धर्म जो आपस में समन्वय बना के रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या इसमें पॉइंट होता है कि आपको अशोक के जितने भी शिलालेख उसमें सबसे बड़ा शिलालेख है। क्लियर है। और इसमें जो है इसी सातवें अभिलेख में जो है तीर्थ यात्रा की भी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, तीर्थ यात्रा की चर्चा की गई है। यानी कि अशोक के द्वारा जो तीर्थ यात्रा है, जो लोग या तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे, उसके जो नियम कानून, जो संहिता बनाई गई थी, उसकी चर्चा किसमें की गई है, सातवें अभिलेख में। क्लियर है। तो चार अभिलेख तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज के क्लास में हमने पांचवा शिलालेख देखा, छठा शिलालेख देखा और सातवां शिलालेख, जिसमें जो है सारे अभिलेख और शिलालेख में, अभिलेख का ही शिलालेख, उसमें सबसे बड़ा कौन सा शिलालेख होगा, तो सातवां शिलालेख जो है सबसे बड़ा होगा। चलिए हम और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अभी हम आठवें शिलालेख के बारे में देखते हैं कि आठवें शिलालेख में जो है वह अशोक ने क्या ऐसा बात कहा है या किसकी चर्चा जो है आपको आठवें शिलालेख में कही गई है। बात समझ में आए। तो आठवें शिलालेख में जो है हमने देखा था, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है क्या करेगा कि युद्ध को जो हमेशा के लिए त्याग देगा, भैरी घोष की जगह पर धर्म घोष की स्थापना कर लेगा और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेगा और अपने आप को जो है वह मतलब कि खुद को नियंत्रित रखता है और पश्चाताप के लिए ही बौद्ध धर्म को वो अपनाता है। और इसी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कई अधिकारियों को दूसरे जगह भेजेगा, दूसरे देश में भेजेगा, साथ ही साथ श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को भी भेजता है। और आठवें वर्ष में ही जो है एक धर्म यात्रा की प्रारंभ करता है। क्लियर। किसी की प्रारंभ करता है, धर्म यात्रा की। और इस धर्म यात्रा में हमने आपको क्रम भी बताया था, जिसमें जो है वो आपको सबसे पहला जो है यानी कि 10वें वर्ष, क्लियर है, कौन से वर्ष, 10वें वर्ष जो है वह किसकी यात्रा करता है, गया का। और आपका 20वें वर्ष जो है वह किसकी यात्रा करता है, लुम्बिनी का। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लुम्बिनी की यात्रा करता है और गया में जो है महात्मा बुद्ध से क्या प्राप्त होती है, तो ज्ञान की प्राप्त होती है। और लुम्बिनी में जो है वह इनका जन्म होता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का। तो लुम्बिनी को जो है क्या करता, हमेशा के लिए जो है आपको टैक्स क्या करेगा, फ्री कर देगा। और साथ ही साथ जो पैदावार होंगे उस पैदावार का जो है मात्र 1/8 भाग जो है वह टैक्स के रूप में, मतलब और सभी टैक्स जो फ्री करता है, लेकिन उत्पादन का जो है मात्र 1/8 भाग जो है वो टैक्स के रूप में लेगा। यानी कि 1/8 कहने का अर्थ क्या हो गया कि अगर 8 kg पैदावार होता है तो उसमें 1 kg ही आपको टैक्स देना है, मतलब जो कि बहुत ही मिनिमम है। अगर आपको 80 kg जो अगर पैदावार हुआ है तो उसमें 10 kg आपको राज्य को टैक्स के रूप में देना है। और बाकी जितने टैक्स थे वो सारे टैक्स को जो है वो फ्री कर देता है आपको 20वें वर्ष। किस किस दौरान करता है, तो धर्म यात्रा के दौरान करता है। इसके अलावा भी हमने इसमें आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो है इनका क्रम कैसे कैसे था, कि गया से फिर कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं। ठीक है। तो वही हमने आपको लास्ट क्लास में बताया। और धर्म यात्रा में चलिए हम रिवाइज ही करा देते हैं आपको कि धर्म यात्रा में सबसे पहले कहाँ यात्रा करते हैं, तो बोध गया का। उसके बाद जब आप कुशीनगर जाते हैं, तब आपका लुम्बिनी जाते हैं, फिर कपिल वस्तु जाते हैं, फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती। यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी जो मुख्य मुख्य क्षेत्र थे उन सबकी यात्रा जो है वह अशोक करेगा। तो इसकी चर्चा जो है अशोक ने जो है अ, किस शिलालेख में किया है, तो धर्म यात्रा की चर्चा जो है वो 8वें शिलालेख में किया है। और यह राज्याभिषेक के जो है वो 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व जो है वह प्रारंभ करता है। क्लियर है। कब प्रारंभ करेगा, तो 261 ईसा पूर्व यानी कि कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध भी जो है 261 ईसा पूर्व यानी कि राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष से जब प्रारंभ करता है। और 10वें वर्ष जो है वह गया जाता है और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी जाता है। बात समझ में आए। ठीक है। तो ये चर्चा जो है वह किसमें की गई है, तो आपको 8वें शिलालेख में की गई है। साथ ही साथ इसके अलावे आगे हम देखेंगे 9वां शिलालेख। तो अशोक का जो 9वां शिलालेख था, कौन सा शिलालेख, 9वां शिलालेख। तो 9वां शिलालेख में जो है वह किसकी चर्चा की गई है, तो इस 9वें शिलालेख में जो है अशोक ने जितने भी छोटे मोटे त्यौहार होंगे, यानी कि छोटे त्यौहार, उसको क्या करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है। छोटे त्योहारों पर जो है, छोटे त्योहारों पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है। यानी कि छोटे मोटे जो त्यौहार होंगे उससे
मतलब लोगों का ध्यान तो इधर उधर होगा ना, तो उससे क्योंकि भारत में जो आप देखेगा था पर डे कुछ ना कुछ त्यौहार ही होगा, तो इन त्योहारों पर जो है क्या करता है वो प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो 9वें शिलालेख में कहा गया है। और इसी 9वें शिलालेख में जो है शिष्टाचार की बात कही गई है कि लोग जो है वह एक लोग दूसरे लोग के प्रति क्या रहे, शिष्टाचार से रहे, मतलब उनका सम्मान करना है, आदर करना है। साथ ही साथ जो है आपको मतलब कि दान की बात की गई है, यानी कि जो भेंट करना है वो आपको सच्ची भेंट करना है। ठीक है, तो सच्ची भेंट की चर्चा जो है वह उल्लेख किसमें किया गया है, 9वां शिलालेख में। शिष्टाचार की बात किसमें की गई है, तो 9वें शिलालेख में। और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी पर्व त्योहार होंगे उस पर जो आपको क्या करेगा, प्रतिबंध लगा देगा। तो इसकी चर्चा आपको 9वें शिलालेख में की गई है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम 10वें शिलालेख देखें, अशोक का 10वां शिलालेख, तो अशोक का जो 10वां शिलालेख है, चलिए यहाँ पर ये कर देते हैं। तो अशोक का जो 10वां शिलालेख होगा, 10वें शिलालेख में इसमें धर्म के महत्व को बताया गया। क्लियर है, धर्म के क्या, किसके महत्व को बताया गया है, तो धर्म के जो है महत्व को बताया गया है। और हमने आपको धर्म के बारे में ही लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि धर्म कहने का अर्थ क्या होता है कि अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए नियम कानून की एक जो है वह संहिता बनाती है। संहिता का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब रूल रेगुलेशन का जो है एक रूल बनाता है, मतलब एक नंबर में ये है, दो नंबर में ये है, तीन नंबर में ये है, तो उसे जो है संहिता कहा जाता है। क्लियर है, तो अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाती है उसे ही जो है क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। और अशोक ने जो है वह धर्म जो है वो किस पर आधारित था, तो आपको स्व नियंत्रण पर आधारित था। ठीक है, स्व नियंत्रण पर आधारित था, मतलब खुद को क्या करना है, नियंत्रित करना है। क्लियर है, साथ ही साथ इसमें आपका अशोक के धर्म में आपको सत्यवादिता की बात कही गई है, पवित्रता की बात कही गई, साधुता की बात कही गई है। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको मृदुता की बात कही गई है, दान करना है, दया दिखाना है, कल्याण करना है, इन सभी बातों की चर्चा जो है आपको धर्म में किया गया है। क्लियर है, और साथ ही साथ इसमें धर्म में ही कहा गया है कि आपको ब्राह्मण व्यक्ति को जो है ब्राह्मण तथा जो है भिक्षुक होंगे उनका आदर करेंगे। साथ ही साथ दास और सेवकों के प्रति जो हमेशा उदार रहेंगे और खुद भी जिएंगे और लोगों को भी जीने देंगे। क्लियर है, तो इन सभी बातों की जो है चर्चा किसमें की गई है, तो आपको धर्म के महत्व में आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसकी चर्चा कहाँ है, तो इसकी चर्चा आपको 10वें शिलालेख में है। क्लियर है, यानी कि धर्म के महत्व की चर्चा किसमें है, आपको 10वें शिलालेख में। इसी धर्म के महत्व में जो है कहा गया है कि अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाए तो उन्हें घर से निकाल देना चाहिए या वृद्धा आश्रम में पहुंचा देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर जो है अशोक ने क्या किया था, रोक लगाया था। और यह चीज़ों को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए किसका सहायता लिया था, तो शिलालेख का सहायता। और इन्हीं शिलालेख पर ये सभी बातें जो है लिखी गई थी, और उन शिलालेखों से जो है वो लोगों तक जो है यह संदेश पहुंच पाता था। बात समझ में आया। तो अशोक ने जो शिलालेख लिखने का जो परंपरा जो शुरू हुआ किया था, वह क्यों महत्व है, उसका क्या महत्व है, ये चीजों को हम समझ सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। और इसी 10वें शिलालेख में जो है सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया था कि राजा या उच्च अधिकारी हमेशा क्या करेगा, प्रजा का जो है वह हित के बारे में सोचेगा, यानी कि प्रजा का किस प्रकार से कल्याण हो, इसके बारे में सोचने के लिए बात जो है वह इस मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जिम्मेदारी दी गई थी। किसे जिम्मेदारी दी गई थी, राजा को। और साथ ही साथ अशोक के जितने बड़े अधिकारी होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, ठीक है, वो बड़े अधिकारी, इनमें जो है अशोक ने आदेश दिया था कि राजा हो या बड़े अधिकारी हो, वह हमेशा क्या करेगा, तो प्रजा के हित के बारे में सोचेगा, यानी कि प्रजा के कल्याण के बारे में सोचेगा। बात समझ में आया। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई थी, तो 10वें शिलालेख में की गई थी। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा की चर्चा की गई, जो कि 261 ईसा पूर्व प्रारंभ किया गया था, यानी राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष और कलिंग युद्ध के बाद। और इस धर्म यात्रा में जो है 10वें वर्ष में गया की यात्रा की गई थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की गई। 9वें शिलालेख में जो है छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, सच्ची भेंट की चर्चा की गई है। और 10वें शिलालेख में जो है धर्म के महत्व को समझाया गया है। और धर्म का महत्व जो है वह अपने माता पिता की सेवा करना है, भिक्षुक के प्रति उदार रहना है, क्लियर है, ब्राह्मणों को जो है नहीं सताना है, और आपको खुद को क्या करना है, स्वनियंत्रित कर बना के रखना है। और इसमें यह भी कहा गया 10वें शिलालेख में कि राजा ये हो या बड़े अधिकारी हो, वह हमेशा जो है वह प्रजा के कल्याण का ही काम करेंगे, उनकी ये जिम्मेदारी है, चाहे राजा हो या कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो।
बात समझ में आ रहा है। इसके अलावे और अगर हम आगे देखेंगे तो कहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, 10वां शिलालेख तक हम लोग देख लिए। ठीक है, 11वें शिलालेख में यानी 11वां शिलालेख, कौन सा शिलालेख, 11वां शिलालेख। अशोक का जो 11वां शिलालेख हो यानी चतुर्दश शिलालेख के 11वें शिलालेख, 14 शिलालेख के 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जो है ब्राह्मण को नहीं सताएंगे। ठीक है, क्या कहा गया, ब्राह्मण को जो है, ठीक है, ब्राह्मण को सताना नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण को नहीं सताना है, क्योंकि हमने पहले क्लास में पढ़ा है कि अशोक जो है प्रारंभ में क्या होता है, तो अशोक जो है प्रारंभ में जिस धर्म को मानता है वो आपको ब्राह्मण धर्म ही था। क्लियर है, ब्राह्मण धर्म ही था। और बाद में जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है यह क्या करता है कि आपको बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लेगा। तो आप एक तरह से सोचिए कि अगर राजा जो है जब ब्राह्मण धर्म जब रहेगा, और हम ये भी जानते हैं कि अशोक जो है वो प्रारंभ में क्या था, एक क्रूर शासक था, तो उस समय ब्राह्मणों की जो है वह काफी ज्यादा चलती होगी। और जब ये बौद्ध धर्म जब अपना लेता है तो बौद्ध धर्म वाले लोगों की ज्यादा चलती होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य में जो है वह पाया जाता है, ईर्ष्या का भावना पाया जाता है, चाहे जितना भी जो है वह धार्मिक क्यों ना हो जाए। तो अभी जो नए अधिकारी होंगे, जो यानी जो बौद्ध धर्म को जो मानते होंगे, वो क्या करेंगे, ब्राह्मणों को दबाएंगे। तो इसीलिए जो है 11वें शिलालेख में अशोक को लिखना पड़ा कि अधिकारी जो है वो ब्राह्मण को नहीं सताए, सभी धर्म जो है वह मिलजुल करके आपसी समन्वय बना के रखे। बात समझ में आए। तो ये आपको ब्राह्मण को नहीं सताना है, यह आदेश अशोक के द्वारा दिया गया था। और इसकी चर्चा जो है वो कहाँ की गई है, तो आपको 11वें शिलालेख में की गई है। जो मुख्य मुख्य पॉइंट है मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से 12वें शिलालेख में अशोक के द्वारा क्या किसकी चर्चा की गई है, तो 12वें शिलालेख में स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने के लिए जो है एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, अधिकारी की चर्चा की गई है। और उस अधिकारी का नाम था स्त्री महामात्र। स्त्री महामात्र, बात समझ में आया। स्त्री महामात्र की चर्चा जो है वह किसमें कही गई है, तो स्त्री महामात्र की चर्चा जो है 12वें शिलालेख में। जिस प्रकार से हमने देखा था अभी पीछे 5वें शिलालेख में जो है वह धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, उसी प्रकार से 12वें शिलालेख में किसकी चर्चा है, स्त्री महामात्र की चर्चा है। और यह स्त्री महामात्र जो अधिकारी होगी, यह क्या करेगी, स्त्रियों की स्थिति के सुधार की बातें को सोचे, यानी कि स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार से सुधारा जाए। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार से सुधारा जाए, इसकी जिम्मेदारी किसे की गई, दी गई थी, तो आपको स्त्री महामात्र की दी गई थी, स्त्रियों की स्थिति। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, यानी सुधार करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, तो आपको स्त्री महामात्र की दी गई थी। और यही पद जो होता है, यही पद जो है इसको जिम्मेदारी है, और अशोक ने यह पद जो है इसलिए बनाया है ताकि उसके राज्य में जितने भी स्त्री है उनकी स्थिति में जो है वह सुधार है। ठीक है, उनका जीवन शैली जो है वह चेंज हो। बात समझ में आ रहा है। और हर प्रकार के विचारों की सम्मान की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि, और अशोक ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि सभी के विचारों का सम्मान किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम बड़े अधिकारी या हम बड़े लोग हैं तो हम जो कहेंगे वही होगा, ऐसे बात नहीं है। तो सभी के विचारों का सम्मान की बात की गई है आपको 12वें शिलालेख में, विचारों की सम्मान की बात की गई है। ठीक है, सम्मान यानी आदर करना है उसका। क्लियर है। इसी प्रकार से 14 शिलालेख में 13वां शिलालेख देखेंगे, तो 13वां शिलालेख में अशोक ने कहा है कि इसमें जो है कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसकी चर्चा है, कलिंग युद्ध की। बात समझ में आया, कलिंग युद्ध की चर्चा है। और साथ ही साथ सम्राट अशोक ने जो हृदय परिवर्तन जो होता है इसका, किनका, अशोक का हृदय परिवर्तन। तो इन हृदय परिवर्तन की चर्चा जो है वो किसमें की गई है, आपको 13वें शिला, मतलब 13वें शिलालेख में आप समझ लीजिए मोटा मोटी से ही कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। और कलिंग युद्ध के बारे में तो आप जानते हैं कि राजाभिषेक के ठीक 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग अभी वर्तमान में कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में। तो कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता है। और उस समय जो है वह कलिंग का राजा कौन होगा, तो नंद राज होगा। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही थी, तो आपको हाथी गुफा अभिलेख जो कि खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। बात समझ में आ रहा है। और यही कलिंग युद्ध की चर्चा जो है अशोक के 14 शिलालेख के 13वें शिलालेख में भी जो है इसकी बात कही गई है। क्लियर है। और इसमें जो हृदय परिवर्तन की बात कही गई, किसमें, 13वें शिलालेख में। और साथ ही साथ जो है वह पड़ोसी राजाओं के साथ जो है वह कैसे संबंध थे अशोक के, उसकी चर्चा जो है वह आपको 13वें शिलालेख में, यानी पड़ोसी राजाओं के,
क्योंकि अशोक जब युद्ध नीति को तो त्याग दिया, तो अभी आसपास के जितने भी पड़ोसी राजा होंगे उसके साथ जो है वह मतलब समन्वय बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। तो पड़ोसी राजाओं के साथ कैसे संबंध थे, तो उसकी चर्चा कहाँ की गई है, आपको 13वें शिलालेख में की गई है। उसी प्रकार से 14वें शिलालेख जो यानी कि अंतिम शिलालेख में जो है अशोक ने कहा है कि इन सभी अभिलेख ये या गुहालेख जितने भी हैं, इन जितने अभिलेख हैं उसके ऊपर लिखे गए मतलब जितने भी काम है या जन कल्याण की बात हो या प्रशासनिक बात हो, जितने भी मतलब जन कल्याण की बात लिखी गई है, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी हमने बहुत सारे काम किए। यानी अशोक कहता है कि मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त जो है वह हमारे द्वारा जो है बहुत सारे काम किए गए। जो इसमें नहीं लिखे गए हैं वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो जिम्मेदारी जो है लिखने वालों की है। बात समझ में आया? यानी अशोक कहता है 14वें शिलालेख में कि हमारे द्वारा तो बहुत सारा काम किया गया और उन्हीं कामों को जो है वह शिलालेख के माध्यम से जो है या अभिलेख के मतलब अभिलेख शिलालेख तो एक ही हो गया, स्तंभ लेख के माध्यम से या गुहा लेख के माध्यम से जो है ये संदेश को जनता तक पहुंचाया गया। और साथ ही साथ 14वें अभिलेख में यह भी लिख देता है कि ऐसा हो सकता है कि जो अभिलेख या शिलालेख लिख रहा है वह क्या कर रहा है कि हमारे किए गए कार्य को जो है वो नहीं लिख पा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप हमको कल होकर नहीं बोलिएगा कि आपने ये काम तो किया लेकिन उसका जो है वह आपने कहीं पर चर्चा ही नहीं किया, तो उसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया है, तो लिखने वालों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अशोक जो है वो पहले ही बता देता है। यानी कि अशोक इसमें क्या लिखता है कि शिलालेख के मतलब जितने भी कार्य किए गए हैं वह इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम हैं। अगर कोई काम जो है नहीं लिखा गया है, कोई या कुछ ऐसे लिख देते हैं, चलो मैं तो समझना है, कुछ नहीं लिखा गया, कुछ नहीं लिखा है शिलालेखों में, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी जो होगी लिखने वाले की होगी। बात समझ में आया? किसकी होगी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी जो है शिलालेख लिखने वाला। अब अशोक तो खुद तो लिखने नहीं जा रहा है ना, लिखने वालों की होगी। ठीक है, मेरी नहीं होगी। यानी कि अशोक को जो है अशोक की जिम्मेदारी यह नहीं होगी कि यह आपने जो है वह क्यों नहीं लिखवाया। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है वह अशोक के जो चतुर्दश शिलालेख जो थे वह आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको टू द पॉइंट पूछता है कि 12वें शिलालेख में किसकी चर्चा है, तो स्त्री महामात्र की। ये स्त्री महामात्र क्या करेगा, तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार करेगा, उसका जीवन शैली को चेंज करेगा। तो वह संदेश जो है जनता तक पहुंचाने के लिए 12वें शिलालेख में इसकी चर्चा करता है अशोक। साथ ही साथ 11वें शिलालेख में अशोक को लिखना पड़ गया था कि ब्राह्मणों को नहीं सताना है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की आपको चर्चा की गई है और अशोक का जो हृदय परिवर्तन होता है उसकी भी चर्चा आपको 13वें शिलालेख में ही मिलेगा। साथ ही साथ पड़ोसी राजाओं के साथ किस प्रकार के अशोक के संबंध थे उसकी चर्चा भी आपको 13वें शिलालेख मिलेंगे। और उसके बाद जो है जो अंतिम चतुर्दश शिलालेख है, अंतिम शिलालेख 14वें शिलालेख है, उसमें अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं, जो इसमें नहीं लिखे गए हैं इसके लिए लिखने वाले जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है वह अशोक के शिलालेख के बारे में हमने समझा कि अशोक के चतुर्दश शिलालेख में क्या क्या बातें कही गई। इसके अलावे भी जो है वह अशोक के कई शिलालेख है, क्लियर है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह किस स्थान पर है और वह किस लिपि में है। तो चलिए हम एक बार थोड़ा सा ओवर नजर हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो हम उसको जो है वह आराम से आंसर कर पाएंगे। और देखिए इतिहास जो है आपको रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। और आप इसको जो है कहानी की तरह आप समझ लीजिए। जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी का स्टोरी आप नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार से जो इतिहास का भी जो है आपको एक मूवी की तरह सोचिए। कहाँ चलो अशोक का जन्म हुआ, तो अशोक का जन्म हुआ तो राजा कब बना, जब राजा बना तो कहाँ कहाँ जो है किस किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया। ठीक है, तो कलिंग को लिया, कब लिया, तो 261 ईसा पूर्व में लिया। राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कब होता है, तो 304 ईसा पूर्व में। इसका माता पिता कौन था, तो अगर कलिंग युद्ध के मतलब महत्वपूर्ण घटना थी तो कलिंग युद्ध के बाद जो है युद्ध नीति को त्याग देता है। उसके बाद जो है युद्ध नीति को त्याग देने के बाद जो है वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है, क्लियर है। बौद्ध धर्म का जो है वो अपनाएगा तो प्रचार प्रसार करेगा, प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को जो है श्रीलंका भेजेगा। तो ये सभी क्या है, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आप कहानी की तरह इसको जो है आप समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको इतिहास जो है वह
मतलब माइंड में रहेगा और आप इसको भूलेंगे नहीं। क्लियर है? तो और इसके अलावा भी शिलालेख के बारे में उसी तरह से हम आगे समझते चलते हैं। क्लियर है? तो कुछ चतुर्दश शिलालेख के अलावे भी जो है अशोक के जो फेमस शिलालेख हैं, चलिए उनके बारे में हम देखते हैं और वह किस स्थान पर और किस लिपि में लिखी गई है। ठीक है, चलिए एक नज़र हम देखते हैं। तो इन शिलालेखों में जो है इन शिलालेखों में ठीक कौन कौन से शिलालेख है? तो पहला शिलालेख आपको शाहबाजगढ़ी शिलालेख। ठीक है, हम सिर्फ नाम लिखते हैं शिलालेख का और किस स्थान पर है वो देख लें, किस लिपि में है वो देख लेंगे कि अगर प्रश्न पूछता है तो हम आसानी से क्या कर सके, बना सके। तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है ये आपको कहाँ पे है? ये आपको पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में आपको पेशावर। चलिए पहले स्थान लिख देते हैं, उसके बाद हम अ, लिख देंगे आपको कि किस देश में अभी वर्तमान में कहाँ पर है। तो ये आपको पेशावर में है। ठीक है, पेशावर कहाँ पड़ता है आपको? यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसकी लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि जो आपको खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, खरोष्टी लिपि। और हम जब बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अशोक के जितने अभिलेख हैं वो 4 लिपि में मिले हैं ज़्यादातर। और उसमें जब आपने ये भी बताया था कि खरोष्टी लिपि जो है यानी कि लेखन का तरीका वो आपको किस तरफ से दाएं से बाएं होती है। क्लियर है? तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो वह कहाँ है? तो पेशावर में, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। दूसरा अगर देखें तो आपको मनसेहरा अभिलेख, मनसेहरा अभिलेख, मनसेहरा अभिलेख बोले या इसी को शिलालेख कहते हैं। आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा शिलालेख अलग है और अभिलेख अलग है। तो शिलालेख यानी मनसेहरा शिलालेख जो है यह आपको कहाँ पर है? तो ये भी आपको पाकिस्तान में ही है। किस स्थान पर है? तो आपको हजारा जिला में। ठीक है, हजारा जिला में। ये भी आपको पाकिस्तान में ही पड़ेगा। और जब पाकिस्तान में पड़ेगा तो ये भी आपको खरोष्टी लिपि में ही मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा के बाद होगा तीसरा। तीसरा शिलालेख जो आपको सासाराम। ठीक है, सासाराम शिलालेख ही नाम है इसका, सासाराम। और यह सासाराम कहाँ है? तो आपको रोहतास जिला में सासाराम शिलालेख है। किस जिला में? रोहतास जिला में। और रोहतास जिला कहाँ है? तो आपको रोहतास जिला जो आपको बिहार में है। ठीक है, और इसकी लिपि क्या होगी? तो इसकी लिपि जो आपको ब्राह्मी लिपि है। और हमने ये भी बताया था कि भारत में जितने भी अभिलेख या शिलालेख मिले हैं वो सभी जो है मैक्सिमम आपको अधिकांशता आपको ब्राह्मी लिपि में ही होगी। जब पाकिस्तान में था वह आपको खरोष्टी लिपि में था, जो अफगानिस्तान वाला साइड में था वो आपको अरमाइक लिपि में था। क्लियर है? तो सासाराम शिलालेख जो है वह कहाँ पर मतलब लिखा गया था? तो आपको रोहतास जिला में, रोहतास जिला में पाया गया है। और ये आपको बिहार में वर्तमान कहाँ पे है? तो बिहार में है। इसके अलावा जो आपको धौली अभिलेख या धौली शिलालेख, या धौली शिलालेख जो है कहाँ पर है? तो आपको यह उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस क्षेत्र में? तो आपको पुरी में, पुरी लिख दिए हैं, ये आपको पुरी में है। ठीक है, यानी कि उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, कौन सा शिलालेख? तो धौली शिलालेख। उसके बाद ठीक है, इसके बाद जो है धौली शिलालेख के बाद जो है और कौन सा शिलालेख है जो फेमस है? तो आपको येरागुड़ी शिलालेख, येरागुड़ी शिलालेख। येरागुड़ी शिलालेख जो है आपको वह कहाँ है? मैसूर में, यानी कर्नाटक के आसपास वाला एरिया। ठीक है, जगह का नाम क्या है? तो चित्तल दुर्ग। ठीक है, चित्तल दुर्ग, यानी चित्तल दुर्ग कहाँ है? तो मैसूर में। ठीक है, एक नज़र आप देख लीजिए। अच्छा, ये धौली शिलालेख ये भी आपको ब्राह्मी लिपि में ही मिलेगा और इसी भारत में ही है तो ये भी आपको ब्राह्मी लिपि में ही मिलेगा। इसी प्रकार से इसके अलावा छठा शिलालेख देखें तो आपको पालिक कुंडू शिलालेख। ठीक है, पालिक, पालिक कुंडू शिलालेख सॉरी, कुंड कुंडू शिलालेख। ठीक है, यह आपको किस स्थान पर पाया गया है? तो आपको अबीमठ में पाया गया है। कहाँ पे? अबीमठ। और अबीमठ कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में, कर्नाटक में है। इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि जो आपको ब्राह्मी लिपि है। सातवां शिलालेख जो है आपको पाली कुंडू शिलालेख तक हो गया। पांचवां शिलालेख जो आपको बैराट शिलालेख। ठीक, कौन सा शिलालेख? बैराट शिलालेख। और ये बैराट शिलालेख जो है इसी को जो है भाबरू, ठीक है, भाबरू शिलालेख या भाबरू अभिलेख भी कहते हैं। और यह भाबरू अभिलेख जो है यह कहाँ है? तो आपको राजस्थान में, यानी राजस्थान के जयपुर में। क्लियर? राजस्थान में किस स्थान पर है? तो आपको जयपुर में है, राजस्थान में। और इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि जो है आपको ब्राह्मी लिपि में है।
और इसी भाब्रू अभिलेख या बैराट अभिलेख में जो है वह अशोक के लिए मगध सम्राट शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी मगध सम्राट शब्द का उपयोग जो है वह किस अभिलेख में किया गया है, तो बैराट या भाब्रू शिलालेख में ही किया गया है। और यह राजस्थान के भाब्रू शिलालेख में अशोक ने खुद को क्या बताया है, मगध का सम्राट बताया। और भाब्रू अभिलेख में ही इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा की गई है। बात समझ में आ रहा है? अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, याद है या भूल गए? तो पहला था आपका बुद्ध, ठीक है, दूसरा था आपको धम्म, बुद्ध धम्म और संघ, जिसमें जो है आपको बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ थे, इसकी चर्चा जो है वह किसमें की गई है, तो आपको भाब्रू अभिलेख में की गई है। इसी भाब्रू अभिलेख में अशोक जो है वह खुद को क्या बताता है, आपको मगध का सम्राट बताता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा 7 जो इंपॉर्टेंट अशोक के शिलालेख या अभिलेख है, जिसे हमने देखा था आपका वो शाहबाज गढ़ी अभिलेख या पाकिस्तान के पेशावर में, लिपि क्या रहेगी, खरोष्टी। मनसेरा अभिलेख पाकिस्तान के हजारा जिला में, लिपि क्या रहेगी, खरोष्टी। बाकी भारत में जितने भी शिलालेख मिलेंगे उसकी लिपि रहेगी ब्राह्मी, ठीक है। पाकिस्तान में जो मिलेगा उसको खरोष्टी, और जो अफगानिस्तान वाला एरिया मिलेगा उसको अरमाइक लिपि, ठीक है। सासाराम अभिलेख जो है वह रोहतास जिला में है, बिहार में, लिपि ब्राह्मी। धौली अभिलेख जो है आपको उड़ीसा के पुरी में है, इसका लिपि जो है आपको ब्राह्मी रहेगा। येरागुड़ी अभिलेख जो है आपको मैसूर के चित्तलदुर्ग में है। पालीगुंडू अभिलेख जो है आपको अभिमठ कर्नाटक के अभिमठ में है। बैराट या भाब्रू अभिलेख जो आपको राजस्थान के जयपुर में है। बात समझ में आया? तो इसके अलावे भी जो है और जो है अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख या अभिलेख है, ठीक है। तो 7 हमने देखा। वही इसी प्रकार से अगर 8वां देखेंगे तो कलसी अभिलेख, ठीक है। ये आप थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए कि अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक। कलसी अभिलेख जो है आपको वह उत्तर भारत यानी कि देहरादून में है, देहरादून में। क्लियर है? कहाँ पे है आपको, देहरादून में है, ठीक है। और यह देहरादून यानी उत्तरांचल में। और इसकी भी लिपि क्या होगी, तो लिपि जो आपको ब्राह्मी ही होगी, यानी भारत में जितने जो होंगे अधिकांशतः आपको ब्राह्मी लिपि में ही पाए जाएंगे। इसी प्रकार से अगला जो आपको गिरिनार अभिलेख या शिलालेख, ठीक, कौन सा है, गिरिनार शिलालेख। गिरिनार शिलालेख कहाँ है, तो ये आपको गुजरात में जूनागढ़ के पास जो कठिया बाड़ू जगह का नाम है, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं हम जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ के पास एक कठियाबाड़ी जगह का नाम है, वहीं पर आपको यह गिरिनार अभिलेख है। और यह गिरिनार अभिलेख किस राज्य में पड़ेगा, तो गुजरात में, ठीक है। लिपि क्या होगी इसकी, तो लिपि जो है ब्राह्मी ही होगी। इसी प्रकार से आगे और देखेंगे तो 10वां यानी कि धौली। अच्छा, धौली हम बता दिए है ना, ठीक है। धौली बता दें कि उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है, तो धौली नहीं होगा, ठीक है। तो धौली बता दी है। इसके बाद आपको सोपरा अभिलेख, ठीक है, सोपारा अभिलेख। यह सोपारा अभिलेख जो है वह महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में किस जगह पर, तो प्रॉपर जगह देखेंगे तो थाने, यानी महाराष्ट्र के थाने में। बात समझ में आई? महाराष्ट्र के थाने, इसकी लिपि क्या होगी, तो इसकी भी लिपि आपको ब्राह्मी लिपि ही होगी। इसके अलावे जो है आपको अशोक के जो और जो फेमस शिलालेख या अभिलेख जो है आपको जौगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख, जौगढ़ शिलालेख। अरे जौगढ़ शिलालेख जो है ये कहाँ पे है, तो आपको उड़ीसा में। स्थान प्रॉपर देखे तो आपको गंजाम जिला में। किस जिला में, गंजाम जिला में। और गंजाम जिला कहाँ पड़ेगा, तो आपको उड़ीसा में पड़ेगा। इसकी लिपि क्या होगी, तो इसकी लिपि भी जो आपको ब्राह्मी लिपि ही होगी। इसके अलावे जो है और क्या फेमस जो आपको अशोक के शिलालेख है या अभिलेख है, रूपनाथ अभिलेख। कौन सा अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख। अरे रूपनाथ अभिलेख जो आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में, आप जबलपुर जानते हैं, ठीक है। जबलपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। और इसका जो है लिपि क्या होगा, तो इसका लिपि भी आपको ब्राह्मी लिपि ही होगा। इसी प्रकार से अगला अभिलेख जो आपको रूपनाथ अभिलेख तो हो गया। रूपनाथ के अलावे जो है वह एरागुंडी अभिलेख, एरा, ठीक है, एरागुड्डी अभिलेख, ठीक है, एरागुड्डी अभिलेख। एरागुड्डी अभिलेख जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में, प्रॉपर जगह देखें तो कहाँ हो जाएगा, तो कुरनूल में, ठीक है, कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? इसका लिपि क्या होगा, तो इसका लिपि भी आपको ब्राह्मी लिपि ही होगी। यानी कि इस स्लाइड में हमने कौन कौन सा अभिलेख देखा, तो कलसी अभिलेख, यह कहाँ है आपको देहरादून में है, यानी कि उत्तरांचल में। लिपि क्या होगी, ब्राह्मी। गिरनार अभिलेख जो गुजरात के जूनागढ़ में, इसकी भी लिपि होगी ब्राह्मी।
सोपारा अभिलेख जो है महाराष्ट्र के थाने में, इसकी लिपि होगी ब्राह्मी। जौगढ़ अभिलेख जो उड़ीसा के गंजाम जिला में है। रूपनाथ अभिलेख जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और एरागुड्डी अभिलेख जो आपको आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। तो ये जो आपको 13 शिलालेख जो बताए हैं, ये भी जो है उस चतुर्दश शिलालेख के अलावे जो है या ये मतलब शिलालेख जो अशोक के जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने किस स्थान पर है वो हमने आपको चर्चा कर दिया। बात समझ में? इसके अलावा जो अशोक के जो है 7 स्तंभ लेख, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने शिलालेख या अभिलेख देख लिया। ठीक है, चलिए स्तंभ लेख भी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास आज का समाप्त करेंगे। तो अशोक का जो स्तंभ लेख होगा, ठीक है, स्तंभ लेख, देखिए ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ पर कंसेप्ट रहेगा वहाँ पे कंसेप्ट आपको बता देंगे कि जो है, और जहाँ पर याद करने का टेक्निक होगा या ट्रिक होगा वो भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तब इसके जो है अशोक के द्वारा जो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? 7। और गुहा लेखों की संख्या कितनी होगी? 3। तो 7 जो है वो कौन कौन से स्तंभ लेख है? तो पहला स्तंभ लेख जो होता है आपको रोमन देई स्तंभ लेख, ठीक है, रोमन देई, ठीक है, रोमन देई अभिलेख, जो कि स्तंभ लेख के अंतर्गत आएगा। ठीक है, स्तंभ लेख के अंतर्गत आएगा। तो रुमनदेही अभिलेख जो है आपका टोटल 7 स्तंभ लेख है। तो पहला स्तंभ लेख में स्तंभ लेख क्या होता है कि पिलर के समान जो एक लंबा रहेगा, उसी पे जो है वह आपको कुछ कुछ लिखा रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? स्तंभ, यानी कि पिलर लेख भी कह सकते हैं, यानी कि स्तंभ लेख होगा। इसकी संख्या कितनी थी? तो 7 थी। जिसमें रुमनदेही अभिलेख जो है जो स्तंभ लेख के अंतर्गत आता है, या वो कहाँ पे है? तो आपको पाकिस्तान बोल रहे हैं, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के जो है आपको कंधार में, बात समझ में आया? अफगानिस्तान के कंधार में मिलता है। और यह किस लिपि में होगी? तो हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान में जो मिलेगा वो आपको लिपि क्या हो जाएगी? अरमाइक लिपि हो जाएगी। और जो पाकिस्तान में मिलेगा वो किसी लिपि आपको खरोष्टी लिपि हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। और भारत में मिलेगा ब्राह्मी लिपि में। तो रोमनदेही अभिलेख या स्तंभ लेख जो है वो आपको अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान है कंधार में, और इसकी लिपि क्या होगी? अरमाइक लिपि होगी। और रोमनदेही अभिलेख के बारे में क्या है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यह जो है अशोक के जितने भी अभिलेख है, उन अभिलेखों में जो है सबसे छोटा अभिलेख जो है वह कौन सा होगा? तो रोमनदेही अभिलेख। और सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा होगा? तो आपको सबसे बड़ा अभिलेख जो है वह अशोक का 7वां शिलालेख जो है वह सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे जो है यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने जो है प्रशासनिक चर्चा की बात नहीं की है। ठीक है, प्रशासनिक चर्चा की जो है बात नहीं की गई। प्रशासनिक चर्चा की बात जब नहीं की गई है तो जो है किसकी बात की गई है? तो आपको आर्थिक क्रियाकलाप की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप, बात समझ में आया? यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप की बात जो है वो किस में की गई है? तो रुमनदेही स्तंभ लेख में किया गया, जो कि आपको पाकिस्तान है गंधार में है, और इसकी लिपि जो है अरमाइक है। और यह अशोक के जितने भी अभिलेख है उनमें से जो है वह सबसे छोटा अभिलेख है। बात समझ में आया? इसके अलावे जो है वो दूसरा स्तंभ लेख कौन सा है? तो इसे कहा जाता है कौशाम्बी स्तंभ लेख या कौशाम्बी अभिलेख कर सकते हैं। अभिलेख के अंतर्गत ही तो शिलालेख है, स्तंभ लेख है या गुहा लेख है। हमने इसका 3 टाइप पहले ही बताया था आपको। तो कौशाम्बिक अभिलेख, ठीक है, कौशाम्बिक अभिलेख, कौशाम्बिक अभिलेख या शिलालेख, क्लियर है? कौशाम्बिक अभिलेख या शिलालेख, यह आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और यह अभिलेख जो है अशोक ने अपनी पत्नी, ठीक है, कारुबाकी के द्वारा जो दान दिया जाता है, ठीक है, कौन सा पत्नी? इसकी 5 पत्नियां थी ना, तो जिसपे जो है सबसे ज्यादा प्रभाव जो है कारुबाकी का ही था। और कारुबाकी के कहने पे ही जो है अशोक ने क्या किया था? युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग देता है। तो कारुबाकी के द्वारा जो दान किया गया है, ठीक है, दान जो किया जाता है उसकी चर्चा जो है आपको कौशाम्बिक अभिलेख में किया गया है। चूंकि यह अशोक के जो है पत्नी की चर्चा, मतलब पत्नी के द्वारा जो दान किया गया है, यानी कारुबाकी के द्वारा जो दान किया गया है उसकी चर्चा होगा। तो इसीलिए जो है इस अभिलेख को जो है रानी की अभिलेख भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? रानी की अभिलेख भी कहेंगे, रानी की अभिलेख कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? कौन सा अभिलेख कहेंगे? रानी की अभिलेख कहेंगे, बात में। और इसे जो है बाद में जब अकबर, जब सल्तनत काल हम जब पढ़ेंगे, ठीक, अभी तो एशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब अकबर आएगा तो अकबर जो है इसे क्या करेगा? इलाहाबाद में स्थापित कर देगा। कहाँ स्थापित कर देगा? इलाहाबाद स्थापित कर देता है। बात समझ में आया? इलाहाबाद स्थापित करेगा। और इस रानी अभिलेख भी कहा जाता है।
अच्छा, तो रानी अभिलेख किसको कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को जो है आपको रानी अभिलेख कहा जाता है। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इसकी जो है 5 पत्नियों में जो फेमस पत्नी होती है कारूबाकी, जिसका जो है प्रभाव अशोक के ऊपर सबसे ज्यादा होता है, उसके द्वारा जो है दान किया जाता है, उसकी चर्चा वो कौशाम्बी अभिलेख में किया। चूंकि यह पत्नी के द्वारा में यानी कि रानी के चर्चा है, इसलिए इसे रानी अभिलेख भी कहते हैं। और ये बाद में अशोक मतलब अकबर जब आएगा, जब मुगल काल हम पढ़ेंगे तो अकबर के बारे में डिटेल से देखेंगे, तो जब अकबर आएगा तो इसे जो है इलाहाबाद क्या करेगा? स्थानांतरित कर देगा। बात समझ में आए? इसके बाद जो है तीसरा जो स्तंभ लेख है वह आपको टोपरा अभिलेख है। ठीक है, यह आपको टोपरा अभिलेख है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसके बाद सिर्फ स्थान आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, किस जगह पर है और उसमें क्या चर्चा, जो मेन मेन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और इसी से प्रश्न पूछे जाएगा। तो टोपरा विलेय क्या वो कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। यानी उत्तर भारत में ही पड़ेगा, हरियाणा में है। और इसको जो है आपको फिरोज शाह जब तुगलक आएगा, ठीक है, जब फिरोज शाह तुगलक आएगा, ये भी सल्तनत काल में ही है। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक होता है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह जब तुगलक आएगा तो इसे जो है दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? हरियाणा से इसको प्रस्थापित मतलब दूसरे जगह पर जो है इसको स्थापना कर देगा। कहाँ पे? तो दिल्ली के तुगलकाबाद में। ठीक है, यानी कि दिल्ली के तुगलकाबाद में, तुगलकाबाद। ठीक है, चूंकि ये तुगलक वंश का शासक होता है फिरोज शाह तुगलक, तो ये टोपरा अभिलेख को जो पहले चूंकि हरियाणा में था, इसको जो हरियाणा से कहाँ उठा के रख देगा? तो दिल्ली पहुंचा देगा। क्लियर है? यानी एक स्थान से उखाड़ो और दूसरे स्थान पे जो है यानी अपना जगह पर लेकर चला गया वो कौन? फिरोज शाह तुगलक। चौथा शिलालेख जो आपको मेरठ सॉरी मेरठ स्तंभ लेख, या इसी को हम शिलालेख कहेंगे। मेरठ स्तंभ लेख जो है यह यूपी में है, ये भी आपको यूपी में ही है। और इसे जो है पहले यह कहाँ था? पहले आपको यूपी का मेरठ में था। क्लियर? और मेरठ के बाद जो है इसे फिरोज शाह तुगलक जो है ये भी किस कहाँ लेकर चला जाएगा? आपको दिल्ली लेकर चला जाएगा। और दिल्ली में कहाँ लेकर जाएगा? तो आपको इसको भी तुगलकाबाद में ही लेकर चला जाएगा। तो मेरठ अभिलेख जो है यूपी के मेरठ में रहेगा, जो कि फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? यानी कि यही फिरोज शाह तुगलक जो है इसे मेरठ से उठा करके दिल्ली के तुगलकाबाद पहुंचा देगा। क्लियर है? यानी अपने जगह पर लेकर चला जाता है। इसके बाद जो आपका रामपुरवा अभिलेख, या सॉरी अभिलेख, या इसको हम बोल सकते हैं शिलालेख, सॉरी शिलालेख नहीं बोलेंगे, स्तंभ लेख बोलेंगे। बात समझ में आए? रामपुरवा, रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख जो है आपको बिहार का चंपारण जिला में है। कहाँ पर है? चंपारण जिला। आप जानते हैं चंपारण जिला महात्मा गांधी से संबंधित है। ये किस राज्य में पड़ेगा? तो आपको बिहार में पड़ेगा। तो बिहार का चंपारण जिला में है। और इसको जो है सबसे पहला खोजा गया था कब? 1872 ईस्वी में। ठीक, किसके द्वारा खोजा गया था? तो आपको कार्लायल के द्वारा। ठीक है, कार्लायल के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद जो है आपको छठा पांचवा छ होगा, छठवां स्तंभ लेख जो है आपको लौरिया नंदन। ठीक है, लौरिया नंदन, लौरिया नंदन गढ़ अभिलेख बोले या स्तंभ लेख बोले, यह जो है आपको बिहार के चंपारण में ही है। ठीक है, चंपारण में। यह भी आपको कहाँ पड़ेगा? चंपारण आपको बिहार जिला में ही पड़ेगा। इसके बाद सातवां जो स्तंभ लेख है लौरिया अरे राज, लौरिया अरे राज। ठीक है, लौरिया अरे राज। और ये लौरिया अरे राज जो है ये भी आपको चंपारण में ही पड़ेगा, यानी बिहार के चंपारण में। तो देखिए तीन को तो आपको याद हो गया। आपको रामपुरवा स्तंभ लेख या अभिलेख ये आपको चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख भी चंपारण में है, और लौरिया अरे राज अभिलेख भी चंपारण में। याद हो गया? तीन ठो शिला अभिलेख या इसको बोला स्तंभ लेख ये आपको बिहार के चंपारण में है। मेरठ अभिलेख जो आपको यूपी में पड़ेगा, क्योंकि मेरठ जो आपको यूपी में ही है। और इसे जो है फिरोज शाह तुगलक जो है मेरठ से उठा कर कहाँ लेकर चला जाएगा? दिल्ली से तुगलकाबाद लेकर चला जाएगा। टोपरा अभिलेख ये आपको हरियाणा में पड़ता है। और फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? इसे आपको हरियाणा से उठा कर कहाँ लेकर चला जाएगा? तो आपको दिल्ली लेकर चला जाएगा। इससे पहले हमने जो है आपको रुमनदेही अभिलेख पढ़ा था, या आपको अफगानिस्तान के कंधार में है। इसकी लिपि क्या होगी? अरमाइक लिपि। और यह अशोक का जितने भी अभिलेख उसमें सबसे छोटा अभिलेख जो आपको रुमनदेही अभिलेख है। प्रश्न आ सकता है कि अशोक के सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रुमनदेही अभिलेख, जो कि एक स्तंभ लेख का प्रकार है। और इसमें जो है प्रशासनिक की बात, प्रशासनिक चर्चा नहीं की गई है, जबकि आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की गई। और कौशाम्बी अभिलेख में जो है वह अशोक की पत्नी कारूबाकी के दान जो किए जाते हैं उनकी चर्चा जो है कौशाम्बी
अभिलेख में है, इसलिए इसे जो है रानी की अभिलेख या रानी अभिलेख भी कहा जाता है। और अकबर जो है इसे फिर यूपी से उठा के कहाँ लेकर चला जाएगा, इलाहाबाद में लेकर चला जाएगा। क्लियर है? तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम अगले क्लास में जो है इससे आगे समझेंगे। क्लियर है? तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर के आ रहा हूँ, उसे जो है अच्छे से आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो क्लास तो अच्छा लगना स्वाभाविक सी बात है। तो क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पास भी शेयर करिए, तब तो और अच्छी बात है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।